आज हम लोग देखते हैं घूर्णन गति तथा रेखीय गति की समरूपता। यानी कणों का केमिकल लिख लीजिए एनालॉगी रोटेशनल मोशन लीनियर बात की जाए रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन के बारे में, तो सबसे पहले आता है जो रोटेशनल मोशन, जो आपके कभी भी किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन के आधार पर, यानी कि कोई बॉडी एक केंद्र के चारों तरफ यदि मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी एक केंद्र को मान करके उसके चारों तरफ यदि वो घूम रहेगा तो वो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। और जबकि यदि कोई पार्टिकल यदि एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह पे यदि वो सीधी रेखा में गति कर रहा है तो वहाँ पे रेखीय गति यानी लीनियर मोशन, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड लीनियर मोशन? If a body changes its position from one place to another portion linearly, then it is known as linear motion. And if the body changes its position of the in the circular motion, then it is known as rotational motion, ठीक है। तो जहाँ पे किसी एक केंद्र को मान करके, जैसे यदि कोई लड़की ये लड़की घूम रहा है तो इसकी एक केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र को मान करके इसी के चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो भले ही ये अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे यदि कोई पिंड हो तो ये तो अपनी डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गति होगी? यहाँ पे घूर्णन गति, यानी रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और यदि यही पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा है लीनियरली, एक से बी तक जा रहा है, जिसमें x डिस्टेंस यदि ये डिस्प्लेस हो गया सीधी रेखा, तो यहाँ पे कौन सी गति होगी? रेखीय, ठीक है। ये दो टाइप के हम लोग केस मिलते हैं, एक रेखीय गति का केस मिलता है और एक घूर्णन गति का केस मिलता है, एक लीनियर मोशन का केस मिलता है, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल मोशन का केस मिलता है, ठीक है। तो लीनियर मोशन के केस में क्या है? रेखीय गति, और ये रोटेशनल मोशन के केस में क्या है? घूर्णन गति। लीनियर मोशन में कोई पार्टिकल डिस्प्लेस होता है एक सीधी रेखा में, और रोटेशनल मोशन में भले ही अपने उसी जगह पे रहता है लेकिन समय समय पे अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। जब डायरेक्शन को वो चेंज करता है तो वहाँ पे भी उसकी गति कहलाती है और वहाँ पे वो रोटेशनल मोशन करता है। और जब डायरेक्शन को न चेंज करके अपने ही डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो वहाँ पे रेखीय गति होती है। जो पढ़ा चुके हैं वीडियो बनाना हमारा तो अब रेखीय गति की बात की जाए, एक तरफ लिख दिया रेखीय गति, दूसरे तरफ लिख दिया घूर्णन।
तो सबसे पहले जो रेखीय गति है उसमें क्या होता है, विस्थापन जो होता है वो लीनियरली होता है, और जो घूर्णन गति होता है उसमें विस्थापन क्या होता है, एंगुलर होता है, यानी कोणीय विस्थापन होता है। इसमें देखिए ऐसे कोई पार्टिकल घूम रहा है तो एक समय पे ये ए पोजीशन पे था, ठीक है, कुछ समय बाद ये कहाँ चला जाएगा, ये बी पोजीशन पे चला जाएगा। तो केंद्र से उसके ऊपर कितना कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा, ठीक है। और जबकि जो रेखीय गति है, रेखीय गति में एक पोजीशन था ए से यहाँ पे गया बी, यहाँ पे इसकी पोजीशन थी x1 और यहाँ पे इसकी पोजीशन थी x2। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, एक डिस्प्लेस हुआ डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x क्या है, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। ये डेल्टा x है, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यानी रेखीय विस्थापन है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, d थीटा है। d थीटा बराबर क्या होता है, यदि यहाँ पे ये डेल्टा s है और ये इसकी रेडियस r है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा s अपॉन r, ठीक है। ये क्या होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन r, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है वो रेखीय विस्थापन हो रहा है, और इसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं यस, ठीक है। यानी कि पहला टॉपिक क्या हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इसमें मिलता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं यस से, ठीक है। और इसमें कोणीय विस्थापन, ये क्या है, कोणीय विस्थापन, ये है कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग से कलेजा निकल ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा से या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन को यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेखीय विस्थापन को हम लोग यस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो विस्थापन के बीच में हम लोग को अंतर पता चलता है। अब आता है रेखीय, यानी कि लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है, कोणीय कोणीय वेग यानी हमारा कितना वीडियो है, देखिए हमारा कितना कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो रेखीय वेग क्या है, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ वो रेखीय वेग है, और जितना कोणीय वेग के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या होता है, कोणीय वेग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि 28 यस विस्थापन होता है, टी समय में यस विस्थापन हो, तब जो रेखीय वेग है ये v बराबर होता है ds अपॉन, ठीक है। ये dv बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt, ये वेलोसिटी है। और वही यदि t समय यदि t समय में
कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन यानी कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा तब तब ओमेगा बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा का डेल्टा थीटा, ठीक है। यानी बी ओमेगा बराबर डी थीटा का डी। क्या मिल गया हम लोग को? इन द लीनियर मोशन the rate of change of linear displacement with respect to time is known as linear velocity, and in angular motion the rate of change of angular displacement with respect to time is known as angular velocity. That is, यदि रेखीय वेग है जिसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग v से, ठीक है, v वेलोसिटी से, और यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन की बात आई तो घूर्णन गति में क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, एंड हियर द एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। यहाँ पे हम लोग कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि जब हम लोग रेखीय वेग निकालते हैं तो रेखीय वेग में हमें मिलता है v बराबर ds अपॉन dt, और जब हम लोग कोणीय वेग करते हैं तो d ओमेगा बराबर मिलता है d थीटा अपॉन dt, ठीक है। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में यही संबंध है। मात्रकों का अध्ययन कर लिया जाए, ठीक है। तो जो रेखीय वेग है, ठीक है, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, और इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो v से, और कोणीय वाले में घूर्णन गति में इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, और यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, बता देंगे। इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकंड, इसका मात्रक होगा रेडियस। यानी कि लिखना चाहे यदि तो लिखेंगे क्या इसको, इट इज ये ना पाएंगे सर रिप्रेजेंटेड बाय v क्यों and 40 मिनट हमारा its unit is मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब तो यह कंडीशन हम लोग के सामने आ रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और इट्स यूनिट है, अच्छा टू अलग इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो बात की जाए लीनियर मोशन की, ठीक है, यानी कि रेखीय गति। तो रेखीय गति में कोई भी पिंड है एक जगह से जब दूसरी जगह पे जा रहा है
तो वो लीनियरली मोशन कर रहा है, यानी चेंज इन पोजीशन कर रहा है। और जब कोणीय वेग है, ठीक है, कोणीय वेग में क्या करता है, उसकी पोजीशन तो सेम रहती है, एक ही पॉइंट पर रहता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे गुणन गति में वहाँ पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। और जहाँ पे रेखीय गति है, रेखीय गति में क्या मिलती है, लीनियर वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी पोजीशन कितना चेंज हुआ है, तो यदि t समय में यदि x1 से x2 तक जा रहा है और डेल्टा x दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, यस, जो कि डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा यस अपॉन t, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां पे कोणीय वेग में समय के सापेक्ष उसके कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होगा वो उसका कोणीय वेग कहलाएगा। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे d omega is equal to d theta upon dt, where d omega is angular velocity and d theta is angular displacement and t is time, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज पता कर गए, क्या होता है फार्मूला। दूसरा चीज, यदि हम लोग यूनिट की बात की जाए, ठीक है, यूनिट की बात यदि करते हैं तो जो लीनियर मोशन है, रेखीय गति में जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि रेखीय जो वेग है, रेखीय वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से, ठीक है। और जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग में हम कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा है ग्रीक लेटर होता है, ठीक है। तो ओमेगा बराबर होता है d थीटा अपॉन dt। यूनिट की यदि बात की जाए, ठीक है, मात्रक की यदि बात की जाए, तो जो रेखीय गति है, रेखीय गति में रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड ये किसमें मात्रक होता है, तो SI मात्रक होता है, ठीक है। SI मात्रक है मीटर पर सेकंड। और कोणीय वेग में SI मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि जो रेखीय गति हो रहा है उसमें उसका विस्थापन को हम लोग मीटर से मेजरमेंट करते हैं, और कोणीय गति में उसके विस्थापन को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रेखीय वेग में इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड है और कोणीय वेग में उसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इस चित्र में स्टूडेंट्स वो देखते हैं इसे, हम देखा जाए रेखीय त्वरण के बारे में। दोनों से औरत वाला है ना, पर खड़े अरे इंग्लैंड यहाँ पर वीडियो और ये है रेखीय त्वरण। अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा रहा है भैया। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण, यानी ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। एक लीनियर एक्सेलरेशन और एक क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो रेखीय त्वरण क्या होता है, इससे a से रिप्रेजेंट होता है, a इक्वल टू होता है dp अपॉन dt। और इधर कोणीय त्वरण में अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इक्वल टू होता है d ओमेगा। रेखीय त्वरण में इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ये क्वेश्चन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक रेडियन पर, एक मीटर की कमी है। कल 70 मिनट पढ़ाया कर मेरा है ना, ठीक है। तो यानी बात की जाए यदि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बारे में, तो
दोनों साइड देख रहे होंगे, एक तरफ लीनियर एक्सीलरेशन है, दूसरी तरफ एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो जब कोई भी पिंड रेखीय गति कर रहा है तो रेखीय गति करने में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी कि समय के सापेक्ष जितना उसके वेग में परिवर्तन होता है वो उसका रेखीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए एट टाइम t1, किसी t1 समय पे यदि उस पिंड की वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और कुछ समय बाद t2 समय पे यदि उस पिंड की वेलोसिटी v2 हो जा रही है तो उसमें कितना एक्सीलरेशन आया, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कुछ समय बाद 4 मीटर पर सेकंड पे चला गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, v2 माइनस v1 हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को ही हम लोग रेखीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। कोणीय त्वरण की बात की जाए, एंगुलर एक्सीलरेशन की, तो यदि मान लीजिए एक समय पे यदि t1 समय पे उसकी वेलोसिटी d ओमेगा थी, ठीक है, उसकी वेग d ओमेगा है, ओमेगा 1 है, और एट टाइम t2 समय पे उसका वेग यदि हो जा रहा है ओमेगा 2, ठीक है। यानी एक समय पे यदि उसका 3 रेडियन पर सेकेंड है और कुछ समय बाद उसका 5 रेडियन पर सेकेंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जा रही है, कोणीय वेग हो जा रही है, तो उसमें कितना त्वरण हुआ। त्वरण को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, त्वरण को हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके मल्टीपल से, ठीक है। यानी कि जब हम लोग उसके अंदर जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा हुआ समय के साथ वो हम लोग जान जाएंगे कोणीय त्वरण, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d ओमेगा अपॉन dt, वेयर अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन, जहां अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, ओमेगा क्या है, ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, यानी समय के साथ उसके कोणीय वेग में परिवर्तन है, और t क्या है, समय। रेखीय वेग की बात की जाए तो समय के सापेक्ष उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वो उसका कोणीय त्वरण, रेखीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको दिखा दे रहे हैं, जो रेखीय वेग है, रेखीय वेग को v से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, और रेखीय त्वरण जो था इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से, ठीक है। वहीं पे यदि कोणीय त्वरण की बात की जाए तो कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा भी एक ग्रीक लेटर होता है, ठीक है, और वहाँ पे कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रेखीय वेग a हो गया और कोणीय वेग अल्फा हो गया, ठीक है, a और अल्फा, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। अब उसका कितना मात्रक होता है, मात्रक की यदि बात की जाए तो रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी v बराबर क्या होता है, s अपॉन t, यानी कि s का क्या मात्रक है, मीटर, और t का क्या मात्रक है, t का मात्रक है समय। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर, इसका था मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड, और अपान में क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और वैसे ही यदि बात की जाए एंगुलर एक्सीलरेशन की, यानी कोणीय त्वरण की, तो कोणीय त्वरण में भी कोणीय वेग बटे समय ही होगा ना, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकेंड, और अपान में सेकेंड है, तो क्या मिल जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यानी मात्रक यदि बात की जाए तो कोणीय वेग, कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और रेखीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन की बात कर ली जाए, यदि इसके बीमा की बात की जाए तो रेखीय त्वरण, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
यानी LT माइनस, ठीक है। और चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन में रेडियन का कोई बीमा नहीं होता है, इसीलिए इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा केवल t माइनस, ठीक है। कई लोग थीटा लिख देते हैं, लेकिन थीटा एक्चुअल में कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। यानी इट्स डायमेंशन विल बी, इट्स डायमेंशन विल LT minus 2 and its dimension, इसका डायमेंशन क्या है, its डायमेंशन 9 और माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेखीय वेग और रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण बात की जाए द्रव्यमान, और यही द्रव्यमान यहाँ पे बदल जाता है जड़त्व, ठीक है। जड़त्व को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या है द्रव्यमान, मास। अब जब पार्टिकल कोई भी पिंड यदि भौतिक अवस्था में है तो उसकी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगी, ठीक है, यानी उसका कुछ ना कुछ मास होगा। और जब वही पार्टिकल यदि रोटेशनल मोशन में आता है तो वहाँ पे उस द्रव्यमान के जगह पे, जो द्रव्यमान के जगह पे एक फैक्टर यूज होता है, उसे बोलते हैं हम लोग जड़त्व आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि कभी भी यदि कोई रेखीय वेग हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास से। मान लीजिए कोई हल्का आदमी आपको धक्का दे तो आप कम दूरी पे जाएंगे, और कोई भारी आदमी आपको धक्का दे तो आप ज्यादा दूरी पे जाएंगे, ठीक है। यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो मास होता है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान का करता है वही काम कोणीय वेग यानी गुणन गति में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का करता है। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व गुण है उसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व गुण होता क्या है, ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए कोई एक सिस्टम ऑफ बॉडी, एक ऐसा पिंड है जिसमें कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, कई सारे पार्टिकल, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल यदि उस बॉडी को ऐसे घुमाया जा रहा है, यदि उस बॉडी को आप घुमाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसके साथ साथ जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब ढेर सारे पार्टिकल ढेर सारे जगह पे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरा ओवरऑल सरफेस में, तो जब वो बॉडी घूमेगा, जब वो पिंड घूमेगा तो सारे के सारे पार्टिकल भी घूमेंगे। और जब सारे के सारे पार्टिकल घूमेंगे तो उसका एक हम लोग एवरेज एक लाइन खींचते हैं जो उसके सेंटर से होके जाए। हम लोग जानते हैं यदि कोई भी परमाणु भी है वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका जो मास होता है ना वो सेंटर पे उसके टिका रहता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस यानी नाभिक बोलते हैं। तो जब उतने बड़े परमाणु में एक नाभिक पे ही उसका सारा भार टिका होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वो उसी सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजरती है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सिस या रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। वो अक्ष जहाँ से वो पिंड घूमता है उसी अक्ष को हम लोग रेफरेंस लाइन मानते हैं, और उसी के सापेक्ष चारों तरफ वो सारे पार्टिकल घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे पार्टिकल यदि
किसी फिक्स पॉइंट से घूम रहे हैं तो उसकी एक रेडियस से उसकी कई सारी डिस्टेंस होंगी, ठीक है। यानी यदि कुछ समय में यदि कुछ पार्टिकल का यदि दूरी r1 है, कुछ की दूरी r2 है, r3 है, r4 है, r5 है, r6 है, डॉट 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 जितने उसमें पार्टिकल हैं, यदि उतने की डिस्टेंस उस रेफरेंस ऑफ लाइन जो कि सेंटर ऑफ मास से होकर के जाता है, यदि उसकी दूरी r1, r2, r3 डॉट 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 इनफाइनाइट है, यदि उसमें सारे के सारे पार्टिकल घूम रहे हैं तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 m इनफाइनाइट r इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है। यानी m1 मास r1 दूरी पे है, m2 मास r2 दूरी पे है, m3 मास r3 दूरी पे है, तो सारे के सारे का द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस will be equal to the moment of moment of inertia। नोट कर लेते हैं लोग, यानी I इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर यानी यहाँ पे हो जाएगा I सिग्मा m r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा m, ठीक है, जिससे हम लोग द्रव्यमान के अलावा संहत भी कहते हैं। तो ये रेखीय गति में कोई भी वेग के लिए जिम्मेदार होता है ये द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं रहेगा तो उसका वेग ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। वैसे ही यदि कोई बॉडी घूर्णन गति कर रही है तो उस घूर्णन गति करने में जो द्रव्यमान के जगह पे फैक्टर वर्क आएगा वो होगा ये जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ तक का कंपेयर हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो गया इसमें केजी, ठीक है। ये केजी जो फैक्टर है ना, यही इसको गति के लिए जिम्मेदार होगा। ओके, थैंक यू।